नमस्कार, मैं आप सभी के सामने उपस्थित हूँ 6 नवंबर का करंट अफेयर लेकर। किसी समस्या के कारण आज बहुत लेट हो चुकी, जब तक आपके पास ये वीडियो पहुंचेगी तब तक और भी लेट हो जाएगा। चलिए तो बिना देरी की ओर 6 नवंबर के करंट अफेयर की ओर बढ़ते हैं। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव एक वार्षिक सिनेमाई समारोह का 54वां संस्करण गोवा राज्य में कब से कब तक आयोजित होगा? ये ऑप्शंस हैं 15 से 25 नवंबर तक, 17 से 27 नवंबर तक, 20 से 28 नवंबर तक, 22 से 30 नवंबर तक। बताइए इसका आंसर क्या होगा? इसका जो आंसर होगा 20 से 28 नवंबर तक। हाल ही में आईएफएफआई ने अपने अंतर्राष्ट्रीय जूरी पैनल के प्रतिष्ठित सदस्यों का खुलासा किया है। आईएफएफआई इसका फुल फॉर्म क्या है? भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव ने एक सदस्यों की एक समूह बनाया है, उसका खुलासा कर दिया है, जिसमें प्रशंसित फिल्म निर्माता शेखर कपूर टीम का नेतृत्व करेंगे। इस टीम का नेतृत्व करेंगे वो कौन है? एक शेखर शेखर कपूर जो फिल्म निर्माता हैं। इन्होंने बहुत अच्छी-अच्छी सुपरहिट फ़िल्में दी हैं। जैसे मिस्टर इंडिया हुआ और अपना ये बैंडिट क्वीन हुई, मासूम, ये फ़िल्म इन्होंने निर्माण की है। ये बहुत अच्छे फ़िल्म निर्माता हैं। ये इस टीम का नेतृत्व करेंगे। प्रतिष्ठित भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फ़िल्म महोत्सव एक वार्षिक सिनेमाई समारोह है। ये वार्षिक मतलब हर साल होने वाला समारोह है। ये 54वां संस्करण था, जो 20 से 28 नवंबर 2023 तक गोवा में आयोजित होने वाला है। ये 20 से 28 नवंबर 2023 को होगा और गोवा में ये महोत्सव किया जा रहा है। ये भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव जो है, ये तो 54वां संस्करण है। पहला जो संस्करण है, वो 1952 में हुआ था और 1952 में पहले संस्करण का जो उद्घाटन किया था, वो जवाहरलाल नेहरू ने किया था। जवाहरलाल नेहरू जी ने इसका उद्घाटन किया था। चलिए, दूसरा क्वेश्चन है, हाल ही में थाईलैंड ने कब से भारतीय पर्यटकों के लिए वीजा मुक्त प्रवेश की घोषणा की है? इसका जो ऑप्शंस हैं 5 नवंबर, 10 नवंबर, 14 नवंबर, 15 नवंबर। बताइए इसका आंसर क्या होगा? इसका जो आंसर है वो है 10 नवंबर। थाईलैंड ने 10 नवंबर से भारतीय पर्यटकों के लिए वीजा मुक्त प्रवेश की घोषणा की है। थाईलैंड ने 10 नवंबर से वीजा, अगर किसी के पास वीजा नहीं है भारतीय पर्यटक के पास, तो वो थाईलैंड जा सकता है। किसी भी देश में आने जाने के लिए वीजा या पासपोर्ट चाहिए, तो वो थाईलैंड ने ये एक योजना बनाई है कि भारत के पर्यटक जो हैं बिना वीजा के थाईलैंड यात्रा कर सकते हैं। वो कब से शुरू है? 10 नवंबर से शुरू हो रही है। ठीक है, यह 10 नवंबर से 10 मई 2024 तक की समयावधि के लिए लागू होगा। ये 10 नवंबर से 10 मई 2024 तक चलेगा, लगभग 6 महीने तक ये योजना थाईलैंड सरकार ने भारतीय पर्यटकों के लिए की है। ठीक है, थाईलैंड सरकार के मुताबिक पर्यटक यहाँ 30 दिनों तक रुक सकते हैं। थाईलैंड की यात्रा भारतीय पर्यटक 30 दिनों तक रुक के कर सकते हैं। 30 दिन तक आराम से वहाँ रह सकते हैं बिना वीजा के जाके। चलिए, इस योजना से 14 लाख अतिरिक्त पर्यटकों के आकर्षित होने की उम्मीद है। स्वाभाविक सी बात है, बिना वीजा के जाएंगे तो बहुत सारे लोग सोचेंगे भाई चलो चलो, ठीक है चलिए अपन भी चलते हैं। ठीक है, तो ये लोग आकर्षित होंगे और उनकी इस योजना से उनकी अर्थव्यवस्था भी मजबूत होगी। ठीक है, यह 55 बिलियन बाहत, बाहत क्या होता है? थाईलैंड की करेंसी है। बाहत क्या है? थाईलैंड की करेंसी है। यह 1.5 बिलियन डॉलर उत्पादन करने, थाईलैंड की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए यह योजना चालू की गई है। ठीक है, इन्होंने जो एक अंदाजा लगाया है 1.5 बिलियन डॉलर का उत्पन्न करने का, इस योजना से 1.5 बिलियन डॉलर उत्पन्न करके थाईलैंड की अर्थव्यवस्था को उन्नत करना है। थाईलैंड की जो राजधानी है वो बैंकॉक है। ठीक है, और बैंकॉक बहुत अच्छा शहर है। वहाँ घूमने लोग बहुत संख्या से जाते हैं, बहुत ज़्यादा संख्या में वहाँ घूमने जाते हैं। और चीन सबसे ज़्यादा जो थाईलैंड की जो यात्रा करता है वो है चीन करता है। ठीक है, भारतीय लोग भी बहुत सारे जाते हैं, पर सबसे पहले नंबर पर चीन सर्वाधिक, सबसे ज़्यादा लोग थाईलैंड में जाते हैं। एक तो बैंकॉक बहुत अच्छी जगह है, वहाँ पे एक पटाया करके भी एक जगह है, वो भी बहुत अच्छी है, वहाँ पर पर्यटक जाते हैं। वहाँ का व्यंजन बहुत अच्छा है, वहाँ पर बहुत सारे बौद्ध मंदिर हैं, वहाँ का शांत प्रिय माहौल है, इसलिए थाईलैंड वहाँ सब लोग घूमने जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में डीसीसीबी शाखाओं को बंद करने के लिए किस बैंक ने
नियमों का निर्धारण किया है? DCCB, जिला सहकारी बैंक। ठीक है, इसके ऑप्शंस हैं RBI, SBI, HDFC, ICICI बैंक। इसका आंसर बताइए, इसका आंसर क्या होगा? इसका जो आंसर है RBI। भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में DCCB को केंद्रीय बैंक से पूर्व अनुमति के बिना अपनी गैर लाभकारी शाखाएं बंद करने की अनुमति दी है। सबसे पहले तो हम पिछली क्लासों में RBI के बारे में बात कर चुके हैं, भारतीय रिजर्व बैंक। इसकी स्थापना मैंने बताई थी आपको। इसकी जो स्थापना है वो मैं आपको फिर एक बार और बता दे रही, 1 अप्रैल 1935। 1 अप्रैल 1935 को 1935 को RBI की स्थापना हुई। पहले 1937 के पहले इसका जो मुख्यालय था वो कोलकाता में था, और 1937 के बाद इसका मुख्यालय मुंबई में कर दिया गया। चलिए इसको ध्यान रखिएगा। इन्होंने RBI ने कहा है कि जितने भी जिला सहकारी बैंक हैं उनकी जो शाखाएं हैं, अगर उनको RBI ने अनुमति नहीं दी है, मतलब केंद्रीय बैंक ने अनुमति नहीं दी है, RBI ने अनुमति नहीं दी है, तो वो शाखाएं उनको बंद करनी पड़ेंगी। हालांकि उन्हें संबंधित राज्य के सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार के अनुमोदन की आवश्यकता होगी। जिस भी राज्य में जिला सहकारी बैंक है, उस राज्य के जिला सहकारी बैंक के रजिस्ट्रार से उनको अनुमोदन लेना पड़ेगा, एक पत्र पर अनुमति लेनी पड़ेगी, नहीं तो ये शाखाएं बंद हो जाएंगी। इस निर्णय का उद्देश्य DCCB के कामकाज को सुव्यवस्थित करना है। इनका काम क्या होता है? जिला सहकारी बैंक का काम क्या होता है? किसी भी ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को, किसानों को, गरीब लोगों को वित्त पोषण कराना, उनको बहुत कम ब्याज की दर पे का बहुत कम ब्याज करना, उनके पैसे बहुत कम ब्याज पर उनको पैसे देना, ठीक है, उनको एक आर्थिक सहायता प्रदान करना, उसका ये काम है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो वो ये जो काम है वो सुव्यवस्थित तरीके से कर रही है या नहीं, यह सुनिश्चित करना कि शाखा बंद करने की प्रक्रिया जिम्मेदारी से और पारदर्शी तरीके से की जाए। ये जो निर्णय लिया है कि RBI से अनुमति होनी चाहिए, ये काम सही तरीके से हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये भी देखना इनका काम है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 18,000 रन पूरे करने वाले 5वें भारतीय क्रिकेटर कौन थे? इसके ऑप्शंस हैं विराट कोहली, शिखर धवन, रोहित शर्मा, ऋषभ पंत। बताइए इसका आंसर क्या है? ये आई थिंक सबको पता होगा क्योंकि वर्ल्ड कप चल रहे हैं अभी। बताइए इसका आंसर क्या होगा? इसका जो आंसर है वो है रोहित शर्मा। रोहित शर्मा ने इंग्लैंड के खिलाफ 47 रन बनाते ही इंटरनेशनल क्रिकेट में अपने नाम बड़ी उपलब्धि दर्ज कर दी है। अभी जो 29 अक्टूबर को जो 6वां मुकाबला हुआ वो हमारे लखनऊ के इकाना क्रिकेट स्टेडियम में हुआ। वो भारत और इंग्लैंड का मुकाबला था। रोहित शर्मा ने उस मैच में अपने लिए एक खिताब हासिल कर लिया है। वह 5वें ऐसे भारतीय हैं जिन्होंने 18,000 रन बना लिए हैं। 5वें ऐसे भारतीय बन गए हैं रोहित शर्मा जिन्होंने 18,000 रन क्रॉस कर दिए हैं। वह इंटरनेशनल क्रिकेट में 18,000 रन बनाने वाले 5वें भारतीय बन चुके हैं। ठीक है, रोहित इंग्लैंड के खिलाफ 87 रन बनाकर आउट हुए हैं। ये उस मैच में 87 रन बनाकर आउट हो गए थे। उनके इंटरनेशनल क्रिकेट में 18,040 रन हो चुके हैं। उनके इंटरनेशनल क्रिकेट में कितने रन हो चुके हैं? 18,040 रन हो चुके हैं। ठीक है, जो वर्ल्ड कप है वो वर्ल्ड कप 1975 से मनाया जा रहा है। पहली बार 1975 में वर्ल्ड कप खेला गया था और हर 4 साल की अवधि में ये मनाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा विश्वविद्यालय अपना खुद का सैटेलाइट लॉन्च करेगा? इसके ऑप्शंस हैं DU दिल्ली यूनिवर्सिटी, AMU अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, BHU बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। इनमें से कोई नहीं। बताइए इसका आंसर क्या होगा? चलिए इसका जो आंसर होगा वो है अपना अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी।
अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को नैनो सैटेलाइट प्रोजेक्ट को मंजूरी मिल चुकी है। इस यूनिवर्सिटी है इसको मंजूरी मिल चुकी है कि ये सैटेलाइट लॉन्च कर सकती हैं, बना सकती हैं। तो मिल गई है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को। इस सैटेलाइट प्रोजेक्ट को एएमयू के संस्थापक सर सैयद अहमद खान के नाम पर रखा गया है। ये जो सैटेलाइट प्रोजेक्ट है वो किस नाम पर रखा गया है? सैयद अहमद खान के नाम पर रखा गया है। क्यों रखा गया है? क्योंकि ये इस यूनिवर्सिटी की स्थापना किसने की है? सैयद अहमद खान ने की है, इसीलिए इन्हीं के नाम पर इस प्रोजेक्ट का नाम रखा गया है। इन्होंने यह जो यूनिवर्सिटी है वो कौन से सन में स्थापित की थी? 1875 में। कब की थी? 1875 में यह यूनिवर्सिटी स्थापित की थी। इस प्रोजेक्ट पर 24 लोगों की टीम काम कर रही है। इस प्रोजेक्ट पर कितने लोगों की टीम काम कर रही है? 24 लोगों की टीम काम कर रही है और लगभग 6 से 7 महीने के अंदर सैटेलाइट को लॉन्च कर दिया जाएगा। 6 से 7 महीने में यह सैटेलाइट बन के तैयार हो जाएगा और लॉन्च कर दिया जाएगा। सैटेलाइट को हम दूसरी भाषा में उपग्रह भी कह सकते हैं, जो किसी ग्रह की परिक्रमा करते हैं या चक्कर लगाते हैं। ठीक है, उपग्रह 2 प्रकार के हो सकते हैं, कृत्रिम और प्राकृतिक। प्राकृतिक जो है वो एक चट्टानी निकाय होते हैं, ठीक है, और कृत्रिम है जो आप सभी को पता है मानव द्वारा निर्मित होते हैं। सैटेलाइट का काम क्या होता है? सैटेलाइट का काम होता है संचार को अच्छा करना, प्रसारण करना, ठीक है, और जासूसी का काम भी यह करते हैं। मौसम विभाग को जानकारी देते हैं, ठीक है, मौसम कैसा है, आगे क्या होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अपने सभी जिलों में हॉल मार्किंग केंद्र वाला पहला राज्य कौन सा बना है? इसके ऑप्शंस हैं असम, महाराष्ट्र, केरल, कर्नाटक। चलिए इसका आंसर बताइए क्या होगा? इसका जो आंसर है वो है केरल। इडुक्की में हॉल मार्किंग केंद्र के उद्घाटन के साथ केरल अपने सभी 14 जिलों में हॉल मार्किंग केंद्र स्थापित करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। केरल के इडुक्की में हॉल मार्किंग आप पहले जान लीजिए, जितने भी बहुमूल धातु हैं जैसे प्लेटिनम, सोना, चांदी, इनकी गुणवत्ता को प्रमाणित करने के लिए हॉलमार्क लगाया जाता है। ये आधिकारिक हॉलमार्क चिन्ह होता है, ठीक है। हॉलमार्क किसी भी धातु की गुणवत्ता को बताता है, ठीक है। तो ये बोल रहे हैं कि केरल की इडुक्की में ये हॉलमार्क के केंद्र स्थापित किए गए हैं। कितने राज्यों में कितने में किए गए हैं? क्षेत्र में 14 में किए गए हैं, ठीक है। और ये भारत का पहला ऐसा राज्य बन चुका है जिन्होंने हॉल मार्किंग केंद्र स्थापित किए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत के दक्षिणी राज्य केरल में इडुक्की में एक हॉल मार्किंग केंद्र का उद्घाटन करके एक उल्लेखनीय उपलब्धि प्राप्त की है। इन्होंने ये बहुत अच्छी उपलब्धि प्राप्त की है। कहाँ, कौन से राज्य ने? केरल ने। केरल की जो राजधानी उसका नाम क्या है? तिरुवनंतपुरम। चलिए, और मैंने इसके मुख्यमंत्री का भी नाम बताया था, आपको याद है तो बताएं। इनके जो मुख्यमंत्री, केरल के मुख्यमंत्री का नाम क्या है? पिनाई विजयन, पिनराई विजयन। चलिए ये सब याद रखें आप, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसके द्वारा लिखित पुस्तक सिंधिया और 1857 का विमोचन किया गया? इसके जो ऑप्शंस हैं, प्रतीक सेन, राकेश पाठक, राकेश शर्मा, राजेंद्र मित्तल। बताइए इसका आंसर क्या होगा? इसका जो आंसर है वो है राकेश पाठक। वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर राकेश पाठक द्वारा लिखी गई किताब सिंधिया और 1857 का भोपाल पलास होटल में विमोचन किया गया। वरिष्ठ पत्रकार हैं राकेश पाठक, उन्होंने 1857 और सिंधिया जो पुस्तक है उसका विमोचन किया, उसका उद्घाटन किया, और ये कहाँ पर हुआ? भोपाल के पलास होटल में इसका विमोचन हुआ। इस कार्यक्रम में इतिहासकार डॉक्टर राम पुनियानी बतौर मुख्य अतिथि में शामिल थे। मुख्य अतिथि को बनाया गया था, पुनियानी साहब को इसका मुख्य अतिथि बनाया गया था। विमोचन समारोह की अध्यक्षता पद्मश्री सम्मानित विजय दत्त श्रीधर ने की थी। विशेष ध्यान रखें, विजय दत्त श्रीधर ने इसकी अध्यक्षता की थी, जिनको पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। 2012 में इनको पद्मश्री अवार्ड मिला था। किसको मिला था? विजय दत्त श्रीधर को। इन्होंने माधवराव सिंधिया प्रति समाचार पत्र संग्रहालय की स्थापना भी की थी इन्होंने ही, और कुछ समाचार, सामाजिक समाचार जागरूकता के टॉपिक पर इनको एक
पद्मश्री अवार्ड दिया गया था। उन्होंने इस समारोह की अध्यक्षता की थी, विशेष ध्यान रखें, ठीक है। और मैंने आपको बताया था ये 3 प्रकार के अवार्ड होते हैं, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्म श्री। इनको अवार्ड मिला था पद्म श्री, किसको मिला था? विजय दत्त श्रीधर को। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, गोवा में 37वें राष्ट्रीय खेलों में महिलाओं की 20 किलोमीटर रेस वॉक में नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड किसने बनाया है? इसके ऑप्शंस हैं प्रियंका गोस्वामी, अदिति सिन्हा, रूपाली शाह, आकांक्षा सिंह। बताइए इसका आंसर क्या है? इसका जो आंसर है वो है प्रियंका गोस्वामी। उत्तर प्रदेश की प्रियंका गोस्वामी ने गोवा में 33वें राष्ट्रीय खेलों में महिलाओं की 20 किलोमीटर रेस वॉक में नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बना दिया है। इन्होंने उत्तर प्रदेश से ये बिलोंग करती है। कौन बिलोंग करती है? प्रियंका गोस्वामी। इन्होंने एक राष्ट्रीय रिकॉर्ड अपने अपने नाम पर हासिल कर लिया है। ये रेस वॉक करके कितने 20 किलोमीटर की ये रेस वॉक थी, उन्होंने इसमें रिकॉर्ड बना दिया है। यह 1 घंटा हाँ 1 घंटा कुछ ऐसे ही समथिंग में इन्हें कंप्लीट कर दी। चलिए आगे पढ़ते हैं। इन्होंने 1 घंटा 36 मिनट 35 सेकंड, इन्होंने 1 घंटे 36 मिनट 35 सेकंड में ये रेस कंप्लीट कर दी थी 20 किलोमीटर, ठीक है। रेस पूरी की थी। महाराष्ट्र के तेजस अशोक तिरसे ने पुरुषों की 110 मीटर बाधा दौड़ में 13.80 सेकंड में पूरा करके एक नया राष्ट्रीय खेल रिकॉर्ड अपने नाम पर किया। महाराष्ट्र के तेजस अशोक जो है उन्होंने 110 मीटर की रेस में, बाधा रेस मतलब आपके जब दौड़ रहे हो उस रास्ते को इस तरीके से डिजाइन किया जाता है कि आपको दौड़ने में दिक्कत हो या बाधा उत्पन्न हो। 110 मीटर की दौड़ में ने अपने नाम एक रिकॉर्ड हासिल कर लिया है, राष्ट्रीय रिकॉर्ड हासिल कर लिया है। इन्होंने इस रेस को 13.80 सेकंड में कंप्लीट कर दिया था। और ये जो राष्ट्रीय खेल जो है ये 37वें हैं, ठीक है। सबसे पहले पेरिस में ओलंपिक गेम हुए थे, उसके चयन के लिए 1924 में पेरिस ओलंपिक गेम हुए थे, उसके चयन में दिल्ली में भारतीय ओलंपिक गेम खेला गया, ठीक है। और फिर 1940 में भारतीय ओलंपिक खेल के नाम को बदलकर क्या नाम रख दिया? राष्ट्रीय खेल, भारतीय राष्ट्रीय खेल नाम रख दिया 1940 में। और 1924 में क्या था? भारतीय ओलंपिक खेल। और 1940 में हमने इसका नाम क्या रख दिया? भारतीय राष्ट्रीय खेल। चलिए अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2023 की प्रतिष्ठित बेलन डी ओर अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? इसके ऑप्शन है एमिलियानो मार्टिनेज, विनीसियस जूनियर, एल्गिस हालैंड और लियोनेस मेसी। बताइए इसका आंसर क्या है? इसका जो आंसर है लियोनेल मेसी। फुटबॉल के दिग्गज खिलाड़ी लियोनेल मेसी को वर्ष 2023 की प्रतिष्ठित बेलन डी ओर अवार्ड से सम्मानित किया गया। फुटबॉल के जो बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं उनका नाम क्या है? लियोनेल मेसी, ठीक है। इस तरीके के क्वेश्चनों को ऐसे पढ़ा जाता है कि जैसे अगर कभी भी ये लियोनेल मेसी नाम आ जाए तो आप क्लिक कर जाएं कि हाँ ये फुटबॉल से संबंधित है। और इनको किस अवार्ड से सम्मानित किया गया है? बेलन डी ओर। ये तीनों एक दूसरे से संबंधित हैं। अगर बेलन डी ओर भी आ जाए तो ये फुटबॉल के क्षेत्र में दिया जाता है, ठीक है। इस तरीके से कनेक्ट करके क्वेश्चन को पढ़ें। को कौन सा अवार्ड दिया गया है? बेलन डी और अवार्ड से सम्मानित किया गया है। मेसी ने रिकॉर्ड 8वीं बार बेलन डी और अवार्ड अपने नाम किया है। इनको 8वीं बार ये अवार्ड प्रदान किया गया है। इन्होंने 8 बार ये अवार्ड अपने नाम किया है। 67 में बेलन डी और पुरस्कार का आयोजन फ्रांस के पेरिस में ये थिएटर डी चैटलेट में आयोजित किया गया था। यह जो समारोह है वो फ्रांस की राजधानी पेरिस में आयोजित किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है, अगरतला अखौरा रेल प्रोजेक्ट भारत और किस देश से संबंधित है? इसके ऑप्शंस है नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका। बताइए, ये अभी चर्चा में है, कहीं आपने सुना हो। इसका जो आंसर है वो है बांग्ला। अगरतला अखौरा रेल प्रोजेक्ट भारत और बांग्लादेश के बीच एक रेलवे लिंक प्रोजेक्ट है।
अगरतला अखौरा रेल प्रोजेक्ट जो है वो किस किस के बीच में है? भारत और बांग्लादेश के बीच में एक रेल प्रोजेक्ट है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना क्रॉस बॉर्डर रेलवे परियोजना का संयुक्त रूप से उद्घाटन किया है। एक कोई परियोजना है क्रॉस बॉर्डर परियोजना, सीमा की तरफ सीमा को उल्लंघना या कुछ ऐसी परियोजना के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने और बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने वर्चुअली इसका उद्घाटन किया। मतलब ये वहां पर मौजूद नहीं थे, किसी भी डिजिटल यूनिट से या किसी भी इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से ये देखकर इसका उद्घाटन किया था। यह रेलवे लिंक प्रोजेक्ट दोनों देशों के बीच व्यापार को बढ़ावा देगा। स्वाभाविक सी बात है, जब रेल प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा तो हम एक दूसरे का संपर्क ज़्यादा बढ़ जाएगा और हम व्यापार में भी इसका लाभ उठा सकते हैं और व्यापार बढ़ सकता है। इसके शुरू होने के बाद अगरतला कोलकाता मार्ग पर यात्रा समय 31 घंटे से कम होकर 10 घंटे हो जाएगा। अगरतला कोलकाता का जो मार्ग है उसमें कितने 37 घंटे लगते थे, सॉरी 31 घंटे लगते थे, अब उसको घटाकर 10 घंटे का ये मार्ग हो जाएगा। ठीक है, इसको आप विशेष ध्यान रखें। आज का ये करंट अफेयर यही समाप्त होता है। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और हमारे ऐप पर जीनियस क्लासेस के ऐप पर जाइए, वहाँ पर आपको इस सब की पीडीएफ मिल जाएंगी। और अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट का कोर्स परचेस करना है तो वहाँ सबको आपको अवेलेबल मिल जाएगा, वहाँ जाइए और परचेस की। ठीक है, कल मिलते हैं। राधे राधे।